लाइव है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी लेट क्लास शुरू हुई है। इसका कारण है कि एनडीए की एक वीडियो थी, वो शुरू होनी थी 7:30 बजे, तो थोड़ी सी लेट वो 7:45 पे हुई, जिसके कारण 5-10 मिनट आपकी क्लास लेट हुई है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लेट नहीं है। लगभग हमें 45 मिनट पढ़ना होता है, तो 45 मिनट तो अब हमारे पास बखूबी बचे हुए हैं। उम्मीद है आप सब भी एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखते हुए आप अपनी तैयारी को बड़ी ही ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। चलिए, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आप सभी से कल की क्लास से, और फिर हम बातचीत करते रहेंगे। उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये है आप सभी के सामने एक सवाल। मैंने कल गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करी, तो मुझे बताएंगे आप कि बड़े जी की खोज किसने की? उस महान वैज्ञानिक का बात बताइए, नाम बताइए जिन्होंने इन्वेंशन की बड़े जी की। बताएंगे आप सभी। चलो, तो बड़े जी की खोज किसने की, एक बार सभी लोग मुझे बताएंगे। देखो भाई, मेहनत से आपको तैयारी करनी आवश्यक है ही, क्योंकि अगर आप अपने आप को सोचें, देखो कभी भी ना एक काम करोगे, अपने आप को ना ये सोचो कि आज आपकी एक सरकारी नौकरी लग चुकी है आरपीएफ में, तो आपको कैसा महसूस होगा? कितनी स्थितियां आपकी सही हो जाएंगी? जो समस्याएं आज हैं उनमें से कितनी सुलझ जाएंगी? आप पाओगे कि शायद कोई कैसी समस्या रही नहीं जाएगी, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, कुछ भी नहीं रह जाएगी। एक इज्जत भी मिलती ही मिलती है जब आप सरकारी नौकरी में होते हो, तो हर तरह की समस्याएं आपकी दुरुस्त हो जाएंगी अगर आप एक सरकारी नौकरी लेते हैं। तो एक एक ही बात से, मेहनत से केवल इतनी सारी समस्याएं अगर सरल होती हैं, तो क्यों ना हम अच्छे से मेहनत करें। तो किसने खोज की है? बहुत बढ़िया, आप सभी का एकदम शानदार आंसर है। उम्मीद है अब आप न्यूटन जी का नाम तो इस क्वेश्चन में नहीं लेंगे। और ऐसे ही मैं आपसे थोड़े से कंफ्यूजिंग सवाल पूछता हूं, ताकि पता रहे कि हाँ, अब आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो हेनरी हेनरी कैवेंडिश साहब ने बड़े जी की खोज की थी। तो कल की कहानी पे अगर हम जाएं, तो हमने सीखा कि गुरुत्वाकर्षण की खोज कहां से शुरू हुई और कैसे गुरुत्वाकर्षण न्यूटन साहब तक आया। उसके बाद हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन जी के क्या विचार थे, और उसके बाद हम पहुंचे बड़े जी पे, और उसके बाद हम आए छोटे जी पे। तो आशा करूंगा कि छोटे जी की कहानी सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि छोटा जी क्या है। गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये केवल पृथ्वी के लिए सीमित नहीं है, ये तो हर ग्रह के लिए है। बस जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, जिसका आकार ज्यादा है, उसके लिए ज्यादा है, और जिसका आकार कम है उसके लिए कम है। तो इसके साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि जी के मान में तो परिवर्तन होते हैं, जी की वैल्यू में तो चेंजेस होते ही होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जी के मान में चेंजेस कैसे होते हैं। और सबसे इस चैप्टर की सबसे जबरदस्त बात यही है। सर फिजिक्स सॉल्यूशन से पढ़ी थी, कॉन्फिडेंस नहीं आया था। आपकी क्लास के बाद कॉन्फिडेंस आ गया है। देखो, इसमें तो बस समझने की बात है कि यार किताबें ना बोलती नहीं है, बस दिक्कत यह है। किताबों से पढ़ना उसके लिए ठीक है जिसने एक बार किसी भी टीचर से, जहां से उसको समझ आए, मैं नहीं कह रहा हूं मुझसे, कहीं से भी समझ में आए, एक बार पढ़ लिया हो तो किताबों से रिवीजन करने में आसानी है। बाकी मैं तो कहूंगा कि किताबों से रिवीजन ना करके आप नोट से ही रिवीजन करें। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दें। थ्योरी को बार बार चाटने से, रटने से कुछ नहीं होगा। जब मल्टीपल क्वेश्चन आप करिएगा। चलिए, तो देख लेते हैं कि जी के मान में कैसे परिवर्तन होते हैं। आप हेडिंग डालेंगे जी के मान में परिवर्तन। जी के मान में क्यों परिवर्तन होते हैं, इस बारे में हमने कल अच्छे से बात कर ली थी। जो भी साथी नए जुड़े हैं, कल की क्लास नहीं देखी है, रिक्वेस्ट करूंगा कल की क्लास देखेंगे। आज हमारा उद्देश्य बस ये पढ़ना है कि चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ जी, कि किस प्रकार से जी के मान में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये उस बच्चे का प्रश्न तो नहीं होगा जिसने कल की क्लास ली है कि जी के मान में चेंजेस क्यों होते हैं। उसको तो बिल्कुल क्लियर होगा। तो देखिए, जी के मान में परिवर्तन कैसे होते हैं। सबसे पहले परिवर्तन होते हैं अगर आप पृथ्वी पर ही खड़े हैं। अगर आप पृथ्वी पर ही खड़े हैं, पृथ्वी पर, यानी कि ऑन अर्थ, पृथ्वी पर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में, दूसरे ग्रह पर नहीं, चंद्रमा पर नहीं, समझो जैसे ये है अपना प्यारा सा ग्रह पृथ्वी, ये हमारी धरती माता है। तो इस पर ही अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, तो हर जगह तुम्हें जी के मान में परिवर्तन देखने को मिलेंगे।
अच्छा, तो पृथ्वी के आकार आकृति के बारे में सभी जानते हैं कि ये अंडाकार है, ठीक है, ये अंडाकार है। तो अंडाकार का मतलब देखो ऐसे मान सकते हैं कि जैसे ये बॉटल को हम पृथ्वी माने, अर्थ मॉडल माने एक, तो पृथ्वी के, अच्छा हम लोग ना सरफेस पे रहते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम अंदर रहते हैं, नहीं, हम सतह पर होते हैं। डाउट आता है सतह पर रहते हैं तो यहाँ के लोग गिर क्यों नहीं जाते, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उन्हें अपनी तरफ खींचे रहता है। तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, और पृथ्वी के बीचों बीच का जो हिस्सा है, ये पूरा, ये पूरा हिस्सा, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा, यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ भी घर मकान दुकान है, पहाड़ पर्वत नदियां समुद्र हैं। तो इस बीचों बीच के हिस्से को आगे और पीछे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। आप सभी तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, उम्मीद है आप समझ जाते होंगे। इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, जो लाइन पृथ्वी के बीचों बीच में है। इंग्लिश में बोले तो इक्वेटर, या इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। इंग्लिश में तो एक ही नाम है, हिंदी में इसके दो नाम हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। अच्छा, अगर आप विषुवत रेखा से, मतलब इस रेखा से ऐसे जाओ, कहीं से भी आओ, तो जब आप यहां से चलोगे तो एक सबसे उच्चतम बिंदु पे आप पहुंच जाएंगे, और अगर यहां से नीचे चलेंगे तो कभी जाके एक सबसे निम्नतम बिंदु पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो उच्चतम और निम्नतम बिंदु होते हैं, देखो एक उच्चतम बिंदु यहां मिलेगा और एक निम्नतम बिंदु यहां मिलेगा, तो इनको हम बोलते हैं ध्रुव, यानी कि पोल्स, ठीक है। और ये सब तो आप, उम्मीद है कि ज्योग्राफी के एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप सभी मेहनती हैं, जानते होंगे। बस फर्क क्या है कि चूंकि ये पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा में है, तो इसका नाम पूरा होता है उत्तरी ध्रुव, इसका पूरा नाम है उत्तरी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल, और इसका पूरा नाम है दक्षिणी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल, ठीक है। तो ये आपके दो पोल हो गए। देखो ये है अर्थ का मॉडल, तो आप सभी जानते होंगे कि अर्थ हल्की सी अपने एंगल पे झुकी हुई है, वो ज्योग्राफी की बात है। और ये जो बीच की लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा। यहाँ पे भी देश हैं, आप देखें बहुत सारे देशों के बीच से ये जा रही है, आपको पता ही होगा कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। और ऊपर जाने पर ये जो है, ये है नॉर्थ पोल, और नीचे जाने पे सबसे लोअर मोस्ट में साउथ पोल है, ठीक है। चलो, अर्थ के पिक नहीं, मैंने पूरा मॉडल ही ला दिया, ये लो। अब देखिए एक सवाल आएगा आपसे, अगर आपसे कोई पूछे कि इस इक्वेटर पे हर जगह, इस इक्वेटर पे हर जगह जी की वैल्यू कितनी है, विषुवत रेखा पे जी की वैल्यू कितनी है, तो आप उसको बोलना कि विषुवत रेखा पर कहीं भी तुम चले जाओ, पूरी विषुवत रेखा पर जी की वैल्यू 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। जी की वैल्यू हर जगह 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। जबकि अगर हम अब देखो, जी की वैल्यू पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे एक समान नहीं है, वो हर जगह बदलेगी, लेकिन हमें हर जगह तो नहीं पढ़नी है। अब भाई इस पे तो करोड़ों पॉइंट है, इस पे तो लाखों पॉइंट है, हमें लाखों पॉइंट पे थोड़ी पढ़नी है, हमें तो वो पढ़ने हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो पेपर में या तो विषुवत रेखा पे पूछेगा बिल्कुल बीचों बीच में, या सबसे ऊपर या सबसे नीचे पूछेगा, ठीक है। यहां से बिहार में क्वेश्चन पूछा था, बिहार पुलिस में शायद बिल्कुल पूछा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि सबसे टॉप पॉइंट पे बताइए या सबसे लोअर पॉइंट पे बताइए। तो सबसे टॉप पॉइंट पर भी जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, और सबसे लोअर पॉइंट पर भी, यहां भी जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होती है, ठीक है। तो भाई मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना हमने सीख लिया। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए, अगर एक व्यक्ति विषुवत रेखा से ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर जाता है, तो जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, घटता है या बढ़ता है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर करो, मतलब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर कर पा रहे हैं, यस या नो बोलिए।
ठीक है, अब आप बताइए। क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में दिक्कत आई थी एक बार क्लास में, बट अभी बिल्कुल करेक्ट है। तो जी का मान बढ़ेगा, बहुत बढ़िया, उम्मीद है तो जी का मान बढ़ेगा। अब ज्यादा दिमाग मत दौड़ो, जितना मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं बस वही प्रश्न एग्जाम में आएंगे, परेशान मत हो। अच्छा, आपसे पूछेगा कि अगर कोई व्यक्ति विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, घटेगा, बढ़ेगा, बराबर रहेगा? तो आप कहेंगे कि देखो, विषुवत रेखा से अगर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएगा तो जी का मान यहां भी बढ़ रहा है। ऐसे मत सोचना, सवाल ऐसे भी बनता है। देखो, वो कहेगा कि एक व्यक्ति विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक जाता है तो जी का मान बढ़ता है। तो बताइए, विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव पर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? यही डायग्राम आपको दे देगा विदाउट वैल्यू। तो एक बच्चा क्या दिमाग लगाएगा, और कितना आसान सवाल है यार, अरे ऊपर जाने पे बढ़ रहा हो तो नीचे जाने पे घटेगा। लेकिन नहीं भाई, तुम्हारी मर्जी से चीजें नहीं चलेंगी। आप समझो, ऊपर जाने पर अगर ये बढ़ता है तो नीचे जाने पर भी बढ़ रहा है। ये कॉमन सेंस यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बस सवाल यही आएंगे। मैं हल्का सा उसको लिख देता हूं नोट के फॉर्म में कि विषुवत रेखा रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ता है ना? यानी कि वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज while going from इक्वेटर टू पोल्स। ठीक है, और शायद इसका उल्टा लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, वो तो मतलब ये मानो नोट्स मोटा करने वाली बात है। अगर मैं ये कहूं कि जी ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, तो जी का मान घटता है, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बार नोट करें, थम्स अप करें, समझ में आ जाए तो बताएं, समस्या हो तो पूछें। चलो भाई, बहुत बढ़िया, और सभी को शायद कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, फिर एक बार देख लेते हैं 9.8 या 9.81। देखो भाई, 9.81 एग्जैक्ट वैल्यू है, बाकी 9.8 हम अप्रॉक्स मान लेते हैं। परीक्षा में दोनों एक साथ नहीं पूछी जाएंगी, मेरा वादा है। तो बस सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि पृथ्वी पर अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आते हैं तो जी का मान घटता है। शायद बहुत आसान बात है। ठीक है, अच्छा जी, अब मान के चलो कि तुम हो चिंटू, वो है चिंटी। चिंटू का घर यहाँ है, चिंटी का घर यहाँ है। तो जब जब चिंटू को चिंटी से मिलना होता है तो वो यहाँ चले जाते हैं या वो यहाँ घुमाते हैं। अब चिंटी ने कहा चिंटू से, ए जी चिंटू, हमें कहीं घुमा लाओ। चिंटू कहेंगे आ जाओ हमारे घर। चिंटी कहेंगे अरे यार, तुम पृथ्वी पे ही घुमाते रहते हो, कहीं और लेके चलो ना। चिंटू कहेंगे आ ले चलूं तुझे तारों के शहर में। तो अब हम कहाँ चलेंगे? तारों के शहर में। तारों के शहर का मतलब क्या है, पहले समझते रहो, बाद में नोट करना। तारों के शहर का मतलब क्या है, ये पृथ्वी है और अब चिंटू चिंटी को लेके चल दिए हैं पृथ्वी से ऊपर। भाई पृथ्वी से ऊपर क्या है? तो पृथ्वी से ऊपर है आसमान। अब आप आसमान में जा रहे हो और ऊपर जा रहे हो और ऊपर जा रहे हो। ठीक है, अब चिंटी ने कहा चिंटू से, चिंटू जी हमें तो ऐसे लग रही है कि जैसे हल्को हल्को महसूस है रोल, बहुत हम तो हल्के हल्के से रहते जा रहे हैं। चिंटू कह रहे हैं तुमने धर्मेंद्र सर की क्लास तो ली ना, जब तो तुम मेकअप करने में रह गई जब वे पढ़ा रहे, तो मैं बताई ना कि अगर तुम
पृथ्वी की सतह को छोड़ के ऊपर जाओगी तो जी का मान घटेगा। पृथ्वी की सतह को छोड़ के ऊपर जाने पर भी जी का मान घटता है, मतलब जितना यहां है उससे कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा ये निर्भर करेगा ऊंचाई पर। क्या इसका कोई सूत्र है गणना करने का? बिल्कुल है, लेकिन वो आपके स्तर में नहीं पूछा जाएगा, ना आता है। अजी फिर भी मेरा तो मन है पढ़ने को, तो यूट्यूब पे हमारा तिरंगा बैच है, उसमें जाके आप देख लेना। हालांकि वो पेपर में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस सवाल आएगा कि पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो जी का मान घट जाता है। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब चिंटी का सवाल है चिंटू से कि अच्छा चिंटू जी तुम घने वैज्ञानिक बन रहे हो तो न्यों बताओ कि तुम कह रहे हो ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटता है, तो न्यों बताओ कि कितनी ऊपर चले जाएं हम के जी का मान पूरी तरह से जीरो हो जाए। चिंटू कहेंगे ऐसा ही हल्के में ले रही है, मास्टर जी इनकी क्लास लाऊं। अगर हम अनंत पर चले जाएं, अगर हम अनंत पर चले जाएं, कहां चले जाएं? इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर चले चलें, अनंत पर चले चलें, तो वहां जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, शून्य हो जाएगी। जी अनंत कहां आयु? सुनो तो अनंत की परिभाषा क्या है। मेरी जेब में 1 रुपए है, मैं गरीब आदमी हूं, तुम्हारी जेब में 1 करोड़ रुपए हैं, तो मेरे लिए वो अनंत है। तुम्हारी जेब में 1 करोड़ रुपए हैं, मेरे हरीश की जेब में 1 अरब रुपए हैं, तो तुम्हारे लिए फिर हरीश की जेब के रुपए अनंत हैं। अब तुम गरीब हो गए। तो अनंत का मतलब ऐसा नहीं है कि ओ इतनी दूरी जहां भगवान हाथ आ जाए, नहीं, एक बहुत बड़ी दूरी, सामान्य दूरी की तुलना में एक बहुत बड़ी दूरी। अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि 10,000 किलोमीटर जाने पर, जब आप 10,000 किलोमीटर चले जाते हैं, मान लो यहां जी की वैल्यू 10 है, 10,000 किलोमीटर पे जी की वैल्यू 0.5 रह गई, तो बहुत घट गई। तो मैं कहूंगा कि 10,000 किलोमीटर के बाद अगर तुम मान लो चले गए, अगर मान लो तुम चले गए 1,00,000 किलोमीटर ऊपर, तब तो ये बहुत कम हो जाएगी। अगर 10,000 पे इतनी हो गई है तो 1,00,000 पे तो लगभग जीरो हो जाएगी। तो हमारे लिए फिर 1,00,000 अनंत है। एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं पूछेगा, मैं तो बस आपको अनंत की परिभाषा बता रहा हूं कि क्या होती है। ठीक है, तो पेपर में बस इतना सा सवाल आएगा कि जी की वैल्यू जब आप पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा और अनंत पे जाने पर जी का मान शून्य हो जाएगा, जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब चलो ये दोनों अपने घर आ गए। अब चिंटी कह रही है चिंटू से कि चिंटू जी हमें तुम घुमा लाओ अगले दिन। चिंटू कहेंगे आ ले चलूं तुझे तारों के शहर में। चिंटी कहेंगे अरे क्या तुम यार तारों ही तारों में घुमा के लाओगे, कहीं और ले चलो। चिंटू कहेंगे ओके। चिंटू जी ने उठाया फावड़ा, खोदनी शुरू कर दी जमीन। अब तो कोई जगह ही नहीं बची, पूरी पृथ्वी घूम लिए, ऊपर घुमाए, कहां जाएंगे? खोदनी शुरू कर दी है जमीन। अब जमीन जब खोदनी शुरू कर दी है तो चिंटू जी आ गए हैं पृथ्वी में नीचे, अंदर आना शुरू कर दिए हैं। अब देखो जमीन के अंदर आप आ रहे हो, यहां आप जमीन के अंदर आ रहे हो, मान लो कहीं यहां आ गए। यहां आने के बाद चिंटी जी कहेंगी ए जी यहां तो पहले की तरह हल्को हल्को लग रहा है। चिंटू कहेंगे कि यहां भी जी का मान घटता है। सुनो ये बड़ी अजीब सी बात है, आपको लगेगा ऊपर जाने पर जी का मान घटता है तो नीचे जाने पर भी जी का मान घटेगा, बढ़ेगा? नहीं, ऊपर जाने पे भी घटता है, नीचे जाने पे भी घटता है। फिर से वही सवाल चिंटी का कि अगर नीचे जाने पे घट रहा है तो ये बताओ कि कहां ये शून्य हो जाएगा। तो चिंटू कहेंगे जब हम पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाएंगे, जब हम पृथ्वी के सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो पृथ्वी के सेंटर पे जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। उसके नीचे, अरे भाई देखो समझो आप मेरी बात को, ये पृथ्वी है, यहां जी की वैल्यू 10 है, यहां जी की वैल्यू 10 है। आप इसमें अंदर चलो, आप यहां आ गए कहीं अंदर, इसमें अंदर होंगे कहीं यहां, मान लो जी की वैल्यू जीरो हो गई तो फिर बढ़नी शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहां 10 हो जाएगी। तो देखो यहां से यहां तक घट के जीरो, फिर यहां से यहां तक घट के जीरो, मतलब यहां से नीचे देखोगे तो जी की वैल्यू बढ़नी शुरू होगी और फिर यहां तक आते आते 10 हो जाएगी। समझ गए? बहुत सारे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सेंटर से नीचे जी की वैल्यू में क्या चेंज होंगे। तो उम्मीद है कि आप इनसे बनने वाले सवालों को समझ गए होंगे। तो इसकी हेडिंग क्या रहेगी? इसकी हेडिंग रहेगी कि पृथ्वी की सतह को छोड़कर, देखो समझो ये है पृथ्वी की सतह पर ही और ये है सतह को छोड़कर, पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे
जाने पर जी के मान में परिवर्तन। जी के मान में परिवर्तन तो हेडिंग हो ही गई, यानी कि चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ जी व्हेन ऐसे लिखो कि ऑन लीविंग, ऐसे लिखो, अच्छा रहेगा, अच्छा स्टेटमेंट बनेगा। ऑन लीविंग द अर्थ सरफेस, ऑन लीविंग द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर या नीचे जाने पे। इससे सवाल कैसे बनेगा? सवाल बनेगा कि पृथ्वी की सतह को ऊपर छोड़कर जाने पर जी का मान घटता है। थ्योरी की फॉर्म में लिखना चाहो लिख लो, बाकी मुझे तो लगता है कि वो नोट्स की बस मोटाई बढ़ाएगा। इतना समझ में आ गया तो काफी है। आप कहोगे ऊपर जाने पर, ऊपर क्या होता है? तो आप कहेंगे कि जी का मान घटता है, डिक्रीजेज, ठीक, डिक्रीजेज। आप कहेंगे कि नीचे आने पर, यानी कि इनसाइड, तो आंसर हो जाएगा ये घटता है। दोनों ही जगह ये घटता है, डिक्रीजेज। आपसे पूछा जाएगा कि केंद्र व अनंत पर, केंद्र व अनंत पर, यानी कि एट सेंटर एंड एट इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, जी की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, मैंने क्लास स्टार्ट की है, अब क्लास स्टार्ट की है भाई, कंटिन्यू के लिए क्लास। आज की क्लास में कितना हो गया भाई? आपकी क्लास को शुरू से लीजिए, आप बीच में से मत लीजिए, रिक्वेस्ट करूंगा, बीच की क्लास में से कोई भी क्लास मत लो। तो बताइए एक बार, यहां से बनने वाले चारों सवाल आपको समझ में आ गए? 1 2 3 4, बहुत आसान से सवाल हैं। ठीक है सर, अगर इक्वेटर पर जी की वैल्यू 9.81 है तो मिडल में 0 कैसे होगा? क्यों भाई, मुझे आप बताओ कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्यों 0 होगा? देखो, क्यों पे नहीं जाना है हमें, हमारे स्तर की जो साइंस है उसमें हमें क्यों पे नहीं जाना है। अगर आप क्यों सुनना चाहते हैं तो फिर आप यूट्यूब पे जाके देख लो भाई, बहुत सारा आपको मिल जाएगा। आप डालो कि जी की वैल्यू अगर इक्वेटर पे इतनी है तो केंद्र पर 0 क्यों होती है, क्यों का जवाब वहां से मिलेगा। हालांकि हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा हमें वेस्ट नहीं करनी है। मैं वादा करता हूं एग्जाम में इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। देखो भाई, तुम ये कह रहे हो यहां है 9.81, तो अंदर 0 क्यों हो जाएगी? अरे अंदर इक्वेटर थोड़ी है, अंदर तो तुम सेंटर में चले गए, वहां तो कुछ भी है ही नहीं, मतलब रहने की जगह थोड़ी है। तो उसके लिए आप प्रॉपर फॉर्मूला देखोगे, जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, कोई फायदा नहीं है उसका। उसके प्रूफ पे जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे पता चलता है कि जी घटता है? आपका भार कम होने लगेगा, वेट कम होने लगेगा, साथ ही इक्विपमेंट आते हैं हमारे पास, मशीन्स होती हैं जिनसे हमें पता लगता है। चलिए भैया, माफ़ी चाहूँगा जो बच्चे नाराज़ होते हैं कि आप मेरे कमेंट देख के रिप्लाई नहीं करते हैं, तो आपसे माफ़ी चाहूँगा कि सबके कमेंट देख पाना संभव नहीं है। हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। आप अपने डाउट मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लिया करें, ठीक है? चलो भाई, बहुत बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त, आपको बेहतर समझ में आया। नोट हो जाए तो एक बार थम्स अप कर लेंगे। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आ गया और सभी को बहुत बढ़िया अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा जी, अब देखो, एक तीसरे तरीके से और जी का मान चेंज होता है। वो तरीका क्या है? देखो, तीसरा तरीका है आपकी जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर एक रफ्तार से घूम रही है, और ये रफ्तार लगभग 29 किलोमीटर प्रति घंटा है, लगातार घूम रही है। वो रफ्तार आपसे नहीं पूछी जाएगी। अब वैज्ञानिक सोचते हैं कि पृथ्वी जिस रफ्तार से घूम रही है, अगर इससे ज्यादा तेजी से घूमना शुरू कर दे, या जिस रफ्तार से घूम रही है उससे स्लो घूमना शुरू कर दे, तो जी के मान में क्या चेंजेस होंगे? इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाता है। तो सवाल इससे कैसे बनेगा? इससे बनेगा कि पृथ्वी की गति में परिवर्तन से, पृथ्वी की घूर्णन गति में
पृथ्वी की घूर्णन गति में परिवर्तन से, पृथ्वी की घूर्णन गति में परिवर्तन से, पृथ्वी की घूर्णन गति में परिवर्तन से, यानी कि ऑन चेंजिंग द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ, द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ। आपको यह नहीं सोचना है कि क्यों घटेगी क्यों बढ़ेगी ना, आपसे उस बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। आपसे बस इतना पूछेगा कि गति या तो तेज हो रही है या कम हो रही है। तो दो ही बातें, पहली बात है कि या तो गति तेज हो या तो पृथ्वी अपनी स्पीड का फास्ट घूमे या पृथ्वी अपनी स्पीड की स्लो घूमे, यानी कि धीमी घूमे। अब देखिए, पूरी पृथ्वी पे चेंज होंगे। क्या मैं पूरी पृथ्वी पे पढ़ सकता हूं? भाई बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता हूं पूरी पृथ्वी पे। तो मैं कहां पढ़ सकता हूं? मुझे बस दो जगह पढ़ने हैं, एक विषुवत रेखा पर और एक ध्रुवों पर, एक इक्वेटर पे और एक पोल्स पे। तो दो जगह मुझे पढ़ने हैं, एक तो विषुवत रेखा पर, फर्स्ट विषुवत रेखा पर और सेकंड ध्रुवों पर, ध्रुवों पर यानी कि इक्वेटर पर और पोल्स पर। यहां भी जब धीमी गति से घूमेगी तब भी मुझे दो ही तरीके से पढ़ना है, बस दो ही जगह पढ़ना है। अब देखो कैसे पढ़ना है कि जब पृथ्वी तेज घूमे या धीमी घूमे, एक बात याद रखना कि ध्रुवों पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इनको ट्रिक के साथ याद रखेंगे। एक कहानी तो खत्म हो गई कि भाई तेज घूमे या पृथ्वी जीरो घूमे या पृथ्वी धीमी घूमे, जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि वैल्यू ऑफ जी नॉट चेंजेस, वैल्यू ऑफ जी नॉट चेंजेस। कहां कहां? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर तेज या धीमी घूमने से जी के मान में कभी भी कोई भी चेंज नहीं होगा। एक बात तो खत्म हो गई, कहानी खत्म इसकी तो, ठीक है। अच्छा जी, क्या विषुवत रेखा पे चेंज होगा? बिल्कुल होगा। तो विषुवत रेखा पे कैसे याद रखेंगे? उल्टा याद रखो, जुगाड़ से बता रहा हूं, उल्टा याद रखो। कैसे? कि जब पृथ्वी तेज घूमे तो जी का मान घटता है, तो जी का मान घटेगा, यानी कि जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। और जब पृथ्वी धीमी घूमे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि इंक्रीज होगी। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। देखो भाई, मैं आपसे एक बात हमेशा कहता हूं कि आप सभी विज्ञान पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि भाई क्यों होता है ऐसा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ऐसा होता ही क्यों है। तो अगर मैं उस चीज को नहीं बता रहा हूं तो उसका कारण यही है कि देखो, पहली बात तो हमारा उस बात से कोई एग्जाम में मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं पूछेगा आपसे, पेपर में आपसे बस इतना पूछा जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, आप कोशिश ये करो, इस स्लाइड पे जो लिखा हुआ है क्या उसमें से तो हमें कोई डाउट नहीं है? क्या उसमें से तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? एक मिनट, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सही है, तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें बस इतना लेवल ही रखना है, हमें बस इतना ही लेवल रखना है, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करके चलें। तो चलिए, ये हो गए जी के मान में परिवर्तन। अब देखो एक सवाल यहां उठता है। क्या सवाल उठता है
अरे वो आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो सर से बात कर रहा था अभी, जब तक आप नोट कर रहे थे ना। आपको शायद मेरे हाथ का मूवमेंट दिख रहा होगा, सॉरी। तो देखिए कि एक सवाल उठेगा यहां से कि अगर पृथ्वी के तेज घूमने पे जी का मान घटेगा, पृथ्वी के तेज घूमने पर जी का मान घटेगा, तो ये बताइए कि पृथ्वी कितनी तेज घूमे कि जी का मान शून्य हो जाए। तो आप लिखिए एक बात कि अब तो नीचे लिखना, मैं यहां लिख देता हूं कि यदि पृथ्वी, अगर पृथ्वी अपनी गति की 17 गुना तेजी से घूमे, अगर पृथ्वी अपनी गति की 17 गुना तेजी से घूमे तब विषुवत रेखा पर जी का मान शून्य हो जाएगा, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। अगर पृथ्वी अपनी गति की 17 गुना तेजी से घूमेगी तो जी का मान विषुवत रेखा पर 0 हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम में अंदर लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं, है ना, कि इफ अर्थ रोटेट्स 17 times faster than at equator g becomes 0, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। तो बस इतने सवाल यहां से बनेंगे, 1 2 3 4 और 5 सवाल सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे। एक बार नोट कर लेंगे, थम्स अप कर देंगे अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो, और फिर हम एक अगले बहुत बेहतरीन शानदार टॉपिक पर चलेंगे। भाई बिल्कुल नोट्स बनाना जरूरी है यार, नोट्स बिल्कुल आप बनाते रहिएगा। वर्कशीट की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस सेट चलता है सुबह को, सुबह 8 बजे, तो आप उस प्रैक्टिस सेट को लेते रहिए, सुबह 7 बजे सॉरी, प्रैक्टिस सेट को लेते रहिएगा, इससे बिहार पुलिस कवर हो जाएगी, बिल्कुल मत परेशान होइएगा। चलो, तो उज्जवल बहुत सारा आभार आपका, जहर पढ़ाते हैं। चलो, मुझे लगा कह रहे हो कि जहर उगल उगल के पढ़ाते हैं। तो अब देखिए एक सवाल, एक कॉन्सेप्ट आता है, सवाल नहीं कॉन्सेप्ट आता है, बहुत बढ़िया, क्या, जिसका नाम है पलायन वेग। एक बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है पलायन वेग, यानी कि एस्केप वेलोसिटी। अब देखो पलायन वेग क्या होता है, इसको दिखाते हैं हम वी से। ठीक है, समझो कि ये क्या है। देखो, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी, ये हमारा मॉडल है पृथ्वी का, ये हमारी पृथ्वी है। अब 17 गुने का मतलब यार जितनी चाल से घूम रही है उसकी 17 गुना तेज घूमे महाराज। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है तो 17×51 510, 17×51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमे, कहानी खत्म। ठीक है। अब देखो, ये हमारी पृथ्वी है। अब मैं चाहता हूं, अभी हमने अपना चंद्रयान लॉन्च किया जो कि सफलतापूर्वक जाके वहां सेट हो गया। तो अगर मान लो मैं किसी रॉकेट में, ये रॉकेट है, रॉकेट में बिठाकर, चंद्रयान में क्या था, रॉकेट है, रॉकेट के अंदर क्या थे, एक लैंडर है, एक रोवर है, एक ऑर्बिटर है, 3 चीजें हैं। उन 3 चीजों को बिठाने के लिए मुझे रॉकेट की जरूरत है। पहले तो ये समझो कि देखो जो पूरा रॉकेट होता है ना, रॉकेट कैसा दिखता है आपको, कुछ इस तरह से, ये यहां पर ये चैम्बर लगे होते हैं, तो ये जो हिस्सा है ये सब ईंधन है, ये 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 ईंधन है। मेन चीज बस ये है, यहां पर वो सब कुछ होता है जिसे हमें आसमान में भेजना है। तो रॉकेट क्या है, एक बस एक वाहन है, एक व्हीकल है जो उसमें उपस्थित चीजों को अंदर ले जा रहा है, और जैसे जैसे इनमें फ्यूल खाली होता जाएगा ये नीचे गिरती जाएंगी, केवल और केवल ऊपर ये हिस्सा जाता है, ये हिस्सा खुलता है, इसमें से जैसे अभी लैंडर निकल के उस पे चंद्रमा पे घूमने लग गया था, रोवर चंद्रमा पे घूमने लग गया था। तो ये जो रॉकेट अगर हमें पृथ्वी से ऊपर भेजना है
तो आप सोचिए कि अगर हम इसे भेजेंगे तो पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच लेगी। अगर तुम एक सेब को उछालो तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच लेगी। पेन को उछालो, पेन को अपनी तरफ खींच लेगी। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या ये पृथ्वी कितनी भी ऊपर तक फेंक लो हर जगह तक उछालती रहेगी, हर जगह तक अपनी तरफ खींचती रहेगी? नहीं। देखो, इसके भी गुरुत्वाकर्षण की एक लिमिट है। कहीं ना कहीं इसके जी का मान बहुत कमजोर हो जाएगा। अगर तुम यहां से ऊपर उठोगे, आसमान में उठोगे, तो तुम्हें और दूसरे ग्रह मिलने शुरू हो जाएंगे। मान लो यहां आगे चंद्रमा आ जाता है कहीं यहां। अगर तुमने किसी वस्तु को इतनी तेज फेंक दिया, मान लो मेरे पास एक ये वस्तु है और मैंने इसको इतनी तेज फेंक दिया कि ये वस्तु इससे दूर और इसके पास चली गई। एक सेकंड, इससे तो दूर लेकिन इसके पास चली गई, तो देखो किसके नजदीक आ गई है? इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में चली जाएगी। तो इसका भी अपना एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है इस ग्रह का, है ना? तो ये ग्रह इसको अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसकी ताकत तो कम पड़ चुकी है, कमजोर हो चुकी है ये। तो जिस लिमिट के बाद, मतलब जहां तक इसका क्षेत्र है, किस बात का? गुरुत्वाकर्षण का, चीजों को खींचने का, वो एक फिक्स एरिया है। और मान लो वो एरिया पृथ्वी के आसपास ये है। पृथ्वी कहती है कि इस एरिया में कोई भी वस्तु रहेगी तो मैं उसको अपनी तरफ खींचूंगी, नहीं तो कोई और उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया पृथ्वी के आसपास का या किसी भी ग्रह के आसपास का, उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल एरिया। ग्रेविटेशनल एरिया। तो देखो, रॉकेट के केस में मेरी चाहत होती है, रॉकेट के केस में मैं चाहता हूं कि ये इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए। अब उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि हम 4 पड़ोस के लोगों को बुलाएंगे, अब भैया आइए जरा एक रॉकेट फेंकवाना है, सतीश धवन केंद्र पे चल रहे हैं, एक रॉकेट ऊपर फेंकवाना है। ऐसा तो है नहीं। आपको एक बहुत अच्छी खासी ऊर्जा देनी पड़ेगी। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहां से मिलेगी? उसको वेलोसिटी देके, वेग देके। तो हमें उस वस्तु को एक निश्चित वेग से फेंकना होगा अगर हम चाहते हैं कि वो इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए। वो वेग कितना होगा? वो होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि वो वस्तु जिसे आप चाहते हैं फिक जाए बाहर, 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर जाए। ये लगभग 11 किलोमीटर है। 1 सेकंड में लगभग 11 किलोमीटर। समझते हो कितनी दूरी होती है? 11 किलोमीटर। सोचो, चुटकी बजाई 11 किलोमीटर दूर, कितनी तेज गति होती है। सच में रॉकेट की गति इतनी ही तेज होती है, इसीलिए उसको इतना ढेर सारा ईंधन दिया जाता है। तो ये वेग क्या है? वह वेग जो किसी भी वस्तु को उस ग्रह के, जिस ग्रह पर ये है, देखो ये किसके लिए है? ये तो पृथ्वी के लिए है, ठीक है, ये तो अर्थ के लिए है। क्या ये सबके लिए अलग अलग होता है? भाई, सबके गुरुत्वाकर्षण अलग अलग हैं, सबके खींचने की ताकत अलग अलग है, तो सब पे दिए जाना वाला वेग अलग अलग होगा। जो ज्यादा ताकत से खींचेगा उस पे ज्यादा देना पड़ेगा, जो कम ताकत से खींचेगा उस पे कम ताकत देना पड़ेगा। ठीक है, तो वह वेग जो किसी भी ग्रह पर दिया जाए उस वस्तु को उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए, वह पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब सभी नोट करेंगे पलायन वेग की डेफिनेशन कि पलायन वेग क्या होता है। वह वेग जिससे फेंके जाने पर कोई वस्तु उस ग्रह के, मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सभी ग्रहों की बात कर रहा हूं, उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है, यानी कि द वेलोसिटी with which a body crosses gravitational field। ठीक है, अच्छा चलो भैया, आपने बता दिया कि पृथ्वी के लिए तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है। ग्रेविटेशनल फील्ड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं यार, फील्ड और एरिया कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी के लिए तो इसकी वैल्यू 11.2 है,
और ग्रहों के लिए क्या डिफरेंट होती है, मैं कहूंगा बिल्कुल। अगर आप चंद्रमा पे जाएंगे, अगर आप मून पे जाएंगे, तो देखो चंद्रमा पृथ्वी से बहुत हल्का है, तो वहां पे इसकी वैल्यू 2.94 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है, कुल इतनी सी वैल्यू है। पता है, तुम जैसे मैं इतना ऊपर उछला तो मैं पृथ्वी पे यहीं गिर गया, इतना उछला, इतना ऊंचा मैं चंद्रमा पे उछल जाऊं इतनी ताकत से, इतना ऊंचा नहीं इतनी ताकत से, तो हो सकता है कि मैं इससे 10 गुना ज्यादा ऊंचाई पे चला जाऊं, क्योंकि उसके खींचने की ताकत कम है। तो भाई एक बार सभी दोस्त मेरे नोट करेंगे और मुझे बताएंगे कि हाँ हमें पलायन वेग समझ में आ गया, एस्केप वेलोसिटी समझ में आ गई। सर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, यूपी से? भाई देखो, मैं हूं गांव का शुद्ध बालक और मैं पढ़ा हूं 12वीं तक, पहली से क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूलों में, यूपी बोर्ड से। लेकिन उसके बाद जो मेरी बीटेक की एजुकेशन है वो सारी की सारी इंग्लिश में हुई है, तो भगवान की दुआ से मुझे दोनों भाषाएं पढ़ने का मौका मिल गया। यूट्यूब पे होते हैं प्रैक्टिस सेट, सुबह यूट्यूब पे होते हैं। ठीक है भाई, तो नोट कर लेंगे एक बार। बहुत बढ़िया। क्या अब हमें हर ग्रह का पढ़ना है? ना, हमें हर एक ग्रह का नहीं पढ़ना है, हमें बस चंद्रमा और पृथ्वी का पढ़ना है। अब देखो, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग चीज पे मैं आपको लेके चलता हूं, ये आपको समझ में आ गई, आप मेरे प्रश्नों के जवाब दो। ये पृथ्वी है, ठीक, मान के चलो मुझे नहीं पता इतनी ज्योग्राफी में कि ये जगह कौन सी है और ये जगह कौन सी है। मान लो ये ए जगह है, मैं एग्जैक्ट नाम तो नहीं जानता, ये बी जगह है, कौन सा देश है मुझे नहीं पता। तो आप सुनते होंगे मौसम विभाग में कि मौसम विभाग भविष्यवाणी कर रहा है इस जगह के लिए कि अगले 7 दिनों में आपके यहां बारिश होगी। अब मौसम विभाग को कैसे पता लगा कि 7 दिनों में बारिश होगी? देखो, होता क्या है कि मौसम विभाग ने यहां पे नजर डाली, उसको पता है कि यहां से जो जलधाराएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, वो यहां पहुंचेंगी 7 दिन में, ठीक है। लेकिन अगर आप पृथ्वी पे देखोगे ना, तो ये दूरी हजारों किलोमीटर है। आखिर कैसे उसने 1 सेकंड में ये देख लिया यहां से यहां, या 1 मिनट या 10 मिनट में कैसे देख लिया यहां से यहां? ये तो बड़ी बहुत बड़ी दूरी है, कैसे पता लग सकता है भाई यहां से यहां का? तो होता क्या है कि पृथ्वी के आसपास सैटेलाइट घूमती रहती हैं, आपने अवश्य पढ़ा होगा। पृथ्वी के आसपास सैटेलाइट लगातार चक्कर लगा रही हैं, ये सैटेलाइट है जिनको हम उपग्रह बोलते हैं, और ये उपग्रह लगातार पृथ्वी के आसपास ऐसे जूं 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 चक्कर लगा रहा है। तो देखो ये यहां है, अब यहां तो इसे चक्कर भी लगाने की जरूरत नहीं है, मान लो ये किसी समय पे यहां है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, बस एक बार अपने जो कैमरे लगे हुए हैं, इसके बड़े खतरनाक सेंसर्स होते हैं, कैमरे होते हैं, एक बार उसको यहां देखना है और एक बार उसी कैमरे को यहां देखना है, यहीं खड़े खड़े, तो ये दोनों जगह नजर रख सकता है बड़े आराम से। चलो ये बात तो समझ में आ गई कि ऐसा उपग्रहों की मदद से हो पाता है। अगर ये हमारी धरती है पृथ्वी, अर्थ, और ये है एक उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, और आप अक्सर सुनते भी होंगे कि आज सतीश धवन केंद्र से PSLV 51 PSLV 52 का सफल परीक्षण हुआ, या GSLV आप सुनते होंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे क्या है वो, अभी बस इतना देखिए। अच्छा, प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे हो रहे हैं ना जी, प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब देखो, हमने ये भी देखा था कि पृथ्वी के आसपास एक निश्चित क्षेत्र है, जहां तक पृथ्वी केवल ये जिम्मेदारी लेती है कि इसके बाहर अगर कोई वस्तु चली गई तो मैं उसको नहीं रोक पाऊंगी, जाते हुए को कोई नहीं रोक पाया, मैं भी नहीं रोक पाऊंगी। अब एक बात बताओ, इस सैटेलाइट के साथ तुम्हारी क्या उम्मीदें हैं कि क्या ये इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए? तो शायद सभी का जवाब एक लय में होगा कि नहीं, ये इससे बाहर तो नहीं जानी चाहिए। हम तो ये चाहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ही घूमती रहे। अब घुमाने के लिए तो इसको वेग चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। अच्छा, घुमाने की वेलोसिटी अलग है, यहां से भेजने की वेलोसिटी अलग है। देखो, ये दूरी पृथ्वी से हजारों किलोमीटर है। मान लो मैं कहता हूं कि यहां से यहां अगर तुम भेजना चाहते हो ना, तो ये दूरी 36,000 किलोमीटर है।
अब 36,000 किलोमीटर पे भेजने के लिए किसी चीज को तुम्हें उसे गति देनी पड़ेगी। तो बस मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या ये, या आप कहीं भी छोड़ना चाहते हो, मैं तो मैक्सिमम कह रहा हूं, मान लो आप यहां छोड़ना चाहते हो सैटेलाइट को, यहां दूरी छोड़ोगे, उसकी सतह पे तो छोड़ोगे नहीं। तो यहां मान लो ये दूरी है आपकी 20,000, यहाँ पे 30,000 है, तो कुछ वेग आपको देना पड़ेगा, वेलोसिटी देनी पड़ेगी। बस मेरा सवाल है कि क्या ये वेग पलायन वेग के बराबर होगा या उससे कम होगा या ज्यादा होगा। तो शायद आप ये कहेंगे कि यार अगर पलायन वेग के बराबर दे दिया तो फिर तो ये इसको पार ही कर जाएगा, तब तो ये दूर भाग जाएगा, तब तो ये चंद्रमा पे जाके उसके खबर देगा मौसम की, और हमें तो पृथ्वी की चाहिए। तो पलायन वेग से निश्चित तौर पर हमें इसे कम वेग से छोड़ना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे ग्रह के बारे में जानकारी देती रहे। तो इस वेग को हम नाम देते हैं कक्षीय वेग। ये एक अलग वेग होता है, कक्षीय वेग, यानी कि इसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखो कक्षीय का मतलब क्या है, ये है कक्षा। जैसे ये सैटेलाइट यहां पे घूम रही है तो हम कहते हैं कि ये अपनी एक निश्चित कक्षा में घूम रही है। जैसे ये सैटेलाइट का मान लो घूमने का रास्ता ये है, ये इस पे घूम रही है। हो सकता है कोई सैटेलाइट इस रास्ते पे घूम रही हो, कोई इस रास्ते पे घूम रही हो, तो ये सब कक्षाएं हैं। अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग वेग होता है, ठीक है। तो कक्षीय वेग क्या है? कक्षीय वेग है कि वह वेग जो किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में, थोड़ा तेज लिख रहा हूं, समय हो गया क्योंकि अगली क्लास भी है मेरी, आज पहली क्लास और है वो, उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है, स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, आवश्यक होता है। यानी कि द वेलोसिटी which is required to stable a body in a orbit। ठीक है, ये कितनी होती है भाई, ये तो बता ही नहीं सकता। अच्छा हाँ, ये कितनी होती है तो देखो ग्रह के हिसाब से निर्भर करेगी। अगर हम पृथ्वी पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होगी, पलायन वेग से कम है। किसी और ग्रह के लिए इसको बिल्कुल भी पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है, किसी और ग्रह के लिए इसको कुछ भी नहीं पूछेगा। तो ये हो गया आपका पलायन वेग। अब देखो वैसे थोड़ा सा 5 मिनट का बचा है इसमें, तो आज आप यहीं तक रहने दो, ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया है। बस 5 मिनट में कल एक चीज बढ़ा के, अब करूंगा तो वो जल्दबाजी हो जाएगी क्योंकि दूसरी क्लास का समय हो गया है, वो डेमो और है, बस इसलिए माफी चाहूंगा ताकि वहां पे समय से पहुंच जाऊं, नहीं तो वो नाराज होंगे कि पहली क्लास में लेट हो गया। तो प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़ के आना, ये चैप्टर खत्म है, बस 5 मिनट की चर्चा और है इसमें। आशा करूंगा सब चीजें बढ़िया से आपको समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं कल, नमस्कार, धन्यवाद।